तो कल के क्लास में जो क्वार्टर ज्वाइंट पढ़ रहे थे, डिजाइन ऑफ क्वार्टर ज्वाइंट, तो हम लोग वहाँ देखे थे कि क्वार्टर ज्वाइंट में बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं जिसको हमें डिजाइन करना होता है। एक जो रॉड हो गया, है ना, रॉड ए और रॉड बी, जो दो रॉड जिसको हम क्वार्टर ज्वाइंट से हम ज्वाइंट कर रहे हैं, वो हो गया। दूसरा चीज जो है उस पर यूज हो रहा है स्पीगॉट रॉड और सॉकेट रॉड हो गया, है ना। तो रॉड हो गया, सॉकेट हो गया, स्पीगॉट हो गया और कॉटर हो गया। ये चार जो है बेसिक पार्ट है था किसमें, कॉटर ज्वाइंट में, जिसमें हम लोग डिजाइन में रॉड का डिजाइन पढ़ लिए थे। जिसमें रॉड का डिजाइन पढ़ लिए थे तो देख रहे थे कि रॉड जो है ओनली टेंसाइल फेल्योर से फेल करता है। और उसके बाद जो है स्पिगॉट और सॉकेट जो है ये दोनों ही पार्ट तीनों मोड से फेल करता है, टेंसाइल से भी, शियर से भी और क्रशिंग से भी, है ना। उसके बाद जो है एक अब हम लोग को बच गया था डिजाइन ऑफ क्वार्टर, है ना। क्वार्टर का डिजाइन हम लोग को आज करना है। तो जो क्वार्टर है, ये क्वार्टर ये दो बेसिक मोड में फेल करता है, लेकिन जो मेनली क्वार्टर का जो फेल्योर मोड है वो है शियर, है ना। जैसा कि हम लोग यहाँ से फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर, है ना, कि क्वार्टर का जो टोटल मेटल प्लेट का जो ये हिस्सा है उसमें एक पार्ट जो है, ये पार्ट वो सॉकेट के अंदर है। सॉकेट के अंदर उसका टॉप पार्ट और इसका बॉटम पार्ट, ये दोनों ही पार्ट क्या है, किसके अंदर है, तो ये सॉकेट के अंदर है, ठीक है। और इसका मिडिल पार्ट जो है वो एस्पिगॉट के अंदर में है ना। जो क्वार्टर क्वार्टर जो टोटल लेंथ का प्लेट है, तो उसमें इसका टॉप पोर्शन और इसका बॉटम पोर्शन दोनों ही किसके किसके अंदर है, तो सॉकेट के अंदर है। और इसका मिडिल पोर्शन जो है किसके अंदर है, तो स्पिगॉट के अंदर है। तो जैसा कि जो सॉकेट है, इस सॉकेट को हम लोग इधर टेंसाइल फोर्स इस पर ये लग रहा है और स्पिगॉट के ऊपर ये लग रहा है, तो दोनों ही पर टेंसाइल फोर्स का लगना जो यहाँ पर क्वार्टर के ऊपर जो इफेक्ट डालेगा, वो क्वार्टर जो होगा वो अंडर शियर में होगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर क्वार्टर जो है यहाँ से, मतलब जितना पार्ट एस्पिगॉट में है और जो भी पार्ट सॉकेट में है, इन दोनों का जहाँ जंक्शन है, जैसे सॉकेट के ये पार्ट का एस्पिगॉट का जंक्शन ये हुआ, और यहाँ पर जो सॉकेट का जो अनदर पार्ट है और ये एस्पिगॉट का अनदर पार्ट हो गया, ये दोनों का जंक्शन यहाँ है। अगर इन दोनों ही पोजीशन पर यहाँ पर अगर क्वार्टर शियर कर जाता है, यानी कि ये मेटल प्लेट टूट के अगर हट जाती है, तो फिर ये ज्वाइंट क्या हो जाएगा, फेल कर जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ज्वाइंट फेल कर जाएगा, तो इसको हम लोग कहते हैं कि शियर फेल्योर ऑफ क्वार्टर। तो क्वार्टर जो है जो फेल करता है वो किस मोड से, तो शियर फेल्योर से। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि डबल शियर एरिया बन रहा है, एक तो यहाँ के जंक्शन पर बन रहा है और सेकेंड यहाँ इस जंक्शन पे बन रहा है, तो डबल शियर है यहाँ पर। तो यहाँ पर शियर एरिया निकालेंगे, जैसे जब ये क्वार्टर शियर हो जाएगा तब इस शियर क्रॉस सेक्शन को अगर हम लोग देखेंगे तो वो हमको ये एरिया दिखेगा, जिसमें उसका बी क्या होगा, विड्थ होगा, और टी जो है सो क्वार्टर का क्या है, थिकनेस है। तो यहाँ पर अगर हम लोग शियर एरिया निकाले क्वार्टर का, तो ये हो जाएगा बी इंटू टी, रेक्टेंगल शेप का बनेगा। यहाँ पर जो एरिया हमें जब ये अगर शियर कर जाता है और तब अगर हम लोग इधर से व्यू करें इसको, तो फिर हमें ये एक रेक्टेंगुलर शेप का दिखेगा, जिसमें उसकी बी जो होगी उसकी लेंथ होगी, क्योंकि हम लोग एज्यूम करते हैं कि क्वार्टर का विड्थ क्या है, बी है ना। ऐसे क्वार्टर तो
टैपर्ड होता है, जहाँ बॉटम पार्ट में मिनिमम विड्थ होता है और टॉप पार्ट में मैक्सिमम विड्थ होता है। लेकिन बी जो है हम लोग माने हैं उसका मीन, मीन मतलब एक एवरेज विड्थ को, है ना। तो बी उसका लेंथ हो गया, टी थिकनेस हो गया, तो उसका शियर एरिया जो है यहाँ पर शियर एरिया क्या बन गया, बी इंटू टी, ये एक साइड का हो गया। उसी तरह एक एरिया यहाँ भी बन रहा है शियर का, तो सिमिलर होगा यहाँ भी बी इंटू टी। तो यानी कि टोटल जो शियर एरिया जो क्वार्टर का बन रहा है वो 2b इंटू टी ये बन रहा है। तो यहाँ से शियर स्ट्रेस जो क्वार्टर में डेवलप करेगा वो जो लोड है वो लोड हो गया अब बाय शियर एरिया। यहाँ से शियर स्ट्रेस का मान जो है तो क्वार्टर में जो डेवलप्ड शियर स्ट्रेस है वो हम लोग यहाँ से निकाल लिए, है ना। इसके बाद जो है ये एक मोड हो गया शियर फेल्योर का। क्वार्टर जो है दूसरा मोड जो क्वार्टर फेल कर सकता है वो है बेंडिंग फेल्योर, ठीक है। हालांकि क्वार्टर में बेंडिंग फेल्योर का मतलब चांसेस कम होता है, क्योंकि बेंडिंग फेल्योर कब होगा, बेंडिंग फेल्योर तब होगा जब ये क्वार्टर लूजली फिटेड हो। किसमें, तो इस पूरे ज्वाइंट में अगर क्वार्टर जो है अगर लूजली फिटेड है तो फिर बेंडिंग फेल्योर होगा। अगर नहीं ये टाइटली फिटेड है, यानी क्वार्टर जो है जो स्पिगॉट और सॉकेट है उसके अंडर में अगर पूरा टाइट फिट है तो फिर इसमें ओनली शियर होगा, है ना। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा अगर क्वार्टर ज्वाइंट लूज हो जाता है, क्वार्टर लूज हो गया तो फिर वहां पर एक और फेल्योर आ जाता है, वो है बेंडिंग फेल्योर ऑफ क्वार्टर। तो बेंडिंग फेल्योर ऑफ क्वार्टर को हम लोग कैसे डिजाइन करते हैं और कैसे देखते हैं, तो जैसे है कि नेक्स्ट हमारा है बेंडिंग फेल्योर ऑफ क्वार्टर। पहले ही हम बता दिए कि बेंडिंग फेल्योर हम लोग क्वार्टर का तभी यूज करेंगे जब ऐसा हम माने कि हमारा क्वार्टर जो ज्वाइंट के अंडर में है वो लूजली फिटेड है, तभी बेंडिंग फेल का हम एज्यूम करेंगे, नहीं तो सिर्फ शियर से ही ओनली क्वार्टर फेल करता है। तो अगर मान लेते हैं कि अगर ये लूजली है और बेंडिंग उस पे हो रहा है तो उसमें कितना बेंडिंग होगा। तो जैसे कि यहाँ पर ये हम हमारा क्या है, एक क्वार्टर है ना, ये एक क्वार्टर है। क्वार्टर का जैसा कि हम लोग इसका मिडिल हिस्सा जो है वो स्पिगॉट के अंदर में होता है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो क्वार्टर का हिस्सा है वो स्पिगॉट के अंदर में है, और बाकी जो है तो यहाँ तक का हिस्सा जो है यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा, ये दो दो पार्ट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दोनों ही सॉकेट के अंदर में। तो इसमें एज्यूम किया जाता है कि जो भी पार्ट एस्पिगॉट के अंदर में है और एस्पिगॉट दोनों ही रॉड चूंकि अंडर टेंशन में है, तो अंडर टेंशन में है तो जो पार्ट एस्पिगॉट के अंदर में है यहाँ पर जो लोड होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये क्या होगा, यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और इसका टोटल मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो जितना पी लग रहा है टेंसाइल फोर्स वो उसका टोटल मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है जो पार्ट सॉकेट के अंदर में है रॉड क्वार्टर का, तो वो मतलब यूनिफॉर्म वैरिंग लोड यूवीएल, इसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म वैरिंग लोड। तो जिसमें यहाँ पर जो है एक इसका जो वेरिएशन होगा वो ट्रायंगुलर वेरिएशन होता है। मतलब हो गया कि यहाँ पर जो इसका सबसे नियर होगा उस पे मैक्सिमम लोड लग रहा होगा और फिर ये लोड की वैल्यू धीरे धीरे घटते घटते जो है तो लास्ट एंड तक घटते जाएगा। तो ये कहलाता है लोड यूनिफॉर्म वैरिंग लोड, ठीक है। इसके बाद यहाँ भी क्या है, सॉकेट के अंदर में है तो यहाँ भी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा लोड का वो होता है ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। ये हो गया ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन लोड का, ये भी एक यूनिफॉर्म वेरिंग लोड है।
तो टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ पी एसपी गॉट के अंदर में है, तो स्वाभाविक है कि ये अगर इक्विलिब्रियम में है तो इस साइड भी p/2, इस टोटल वेरिंग लोड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो p/2 होगा, और यहाँ भी टोटल यहाँ जो मैग्नीट्यूड होगा इस यूनिफॉर्म वेरिंग लोड का वो भी क्या होगा, p/2 होगा। मतलब p/2 और p/2 दोनों ही ऊपर लग रहा है, और एक p जो है सो टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूडीएल कहते हैं इसको। तो ये टोटल मैग्नीट्यूड p नीचे लग रहा है, तो टोटल क्या है, ये इक्विलिब्रियम में है ना। हम क्या करते हैं कि इसको हम लोग फर्दर जो है तो एक और फिगर यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर यही क्वार्टर है, ठीक है, और इसको हम लोग पूरा यूडीएल को हम लोग, क्योंकि हमको पूरा यूडीएल का मैग्नीट्यूड पता है, पूरा यूडीएल का मैग्नीट्यूड p ही है, और पूरा इधर का हाफ यूवीएल जो इस साइड यूवीएल है उसका मैग्नीट्यूड p/2 है, और इधर जो यूवीएल लोड है उसका भी मैग्नीट्यूड यहाँ पर क्या है, p/2 है। ठीक है, तो इसकी को हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ा लेते हैं। और क्योंकि चूंकि हमको यहाँ पर बेंडिंग फेल्योर है ना, तो बेंडिंग फेल्योर है तो इसमें बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप करेगा, तो हमको बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है। और ये इसका क्या है कि क्वार्टर का मिडिल हिस्सा है, तो मिडिल हिस्सा है तो देखिए ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो भाग है ये एसपी गॉट के अंदर में है। तो एसपी गॉट के अंदर में है तो इसकी डायमीटर को हम लोग D2 माने हैं, तो मतलब यहाँ से D2 लेंथ का जो क्वार्टर है वो एसपी गॉट के अंदर है। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं कि ये मिडिल पॉइंट हो गया, तो p/2 यहाँ लगेगा और p/2 जो है तो यहाँ लगेगा। यानी कि अगर हाफ पार्ट की बात करें तो अगर क्वार्टर को हाफ में डिवाइड कर दें तो यहाँ पर p/2 इधर हो जाएगा, p/2 इधर हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो ओवरऑल क्या हो गया, p हो गया, है ना। उसी तरह आप देखिए जो टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ लोड होता है वो हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे सीजी पे लगता है। जैसे कि यहाँ पर चूंकि यूडीएल है तो इस हाफ पार्ट का सीजी इसका मिडिल पॉइंट होगा, और इस हाफ पार्ट का सीजी ये मिडिल पॉइंट होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर ट्रायंगुलर वेरिएशन है, तो ट्रायंगुलर वेरिएशन में जैसा कि हम जानते हैं कि इसका जो सीजी होगा वो, अगर इसका टोटल लेंथ यहाँ से अगर हम लोग यहाँ पर इसको क्या मान ले, इसके टोटल लेंथ को अगर हम लोग यहाँ पर y मान लेते हैं, यहाँ पर क्या मान लेते हैं कि ये भी y डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस D2 है, यानी D2 क्या है, डायमीटर ऑफ एसपी गॉट है। और ये पूरा का पूरा डायमीटर यहाँ से यहाँ तक क्या है, जो सॉकेट का कॉलर है, यानी कि D4 जिसको हम लोग सिंबल दिए हैं D4, यानी टोटल यहाँ से यहाँ तक सॉकेट का कॉलर हो गया, और यहाँ से यहाँ तक जो है D2 हो गया, और ये दोनों को हम लोग y मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो ये p/2 होगा वो p/2 यहाँ से ये दूरी पे लगेगा, यानी कि ये टोटल यहाँ से ये इस दूरी को अगर हम लोग यहाँ से x मान लें, ठीक है, और ये दूरी को हम लोग यहाँ से यहाँ तक जो है ये दूरी को z मान लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, हमको चूंकि मिडिल सेक्शन यहाँ पर हमको बेंडिंग मोमेंट निकालना है, क्योंकि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो होगा वो उसके मिडिल पार्ट पे ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक सेक्शन लेकर के अगर यहाँ पर मिड क्वार्टर के मिडिल पॉइंट पर अगर हम लोग यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट निकालें, तो बेंडिंग मोमेंट यहाँ बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर बेंडिंग मोमेंट बराबर हो जाएगा, देखिए इस हाफ से इधर दो लोड दिख रहा है, एक ये लोड जो p/2 है ये ऊपर की ओर लग रहा है, और एक ये लोड p/2 है जो नीचे की ओर लग रहा है। तो मतलब इस सेक्शन से इधर बस दो ही लोड है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर इस लोड को निकाले तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड p/2, और दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी x है, ठीक है,
और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी, ये पूरा दूरी है d2, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी जो हो जाएगा ये d2 का आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा d2/2, ये आधा दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब फिर यहाँ से यहाँ तक x है, तो यहाँ पर प्लस में x हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर की ओर है, क्लॉकवाइज जाएगा, और ये लोड एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। और p/2 नीचे, ये नीचे की ओर है ना, एंटी क्लॉकवाइज आएगा, और यहाँ p/2 से यहाँ तक का दूरी जो है ये क्या है, z है। ठीक है, अब हम लोग x और z का मान निकालते हैं। देखिए x का मान, पहले हम लोग y निकालते हैं। ये पूरा है d4 और यहाँ से यहाँ तक है d2, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा d4 माइनस d2। अगर d4 माइनस d2 करेंगे तो फिर हमको यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमको पता चल जाएगा। लेकिन अगर हमको यहाँ से यहाँ तक का ही डिस्टेंस सिर्फ निकालना है तो इसका हम लोग क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली तो x जो होगा यहाँ पर, x ये पूरा लेंथ यहाँ पर y है, तो x ये ट्रायंगल है ना, तो ट्रायंगल है तो इसका अगर ये पूरा लेंथ अगर यहाँ से यहाँ तक y है तो इसका जो CG होगा वो यहाँ होगा कितना दूरी पर, तो y/3 पर। इधर से करेंगे तो y/3 और इधर से करेंगे तो 2y/3। तो हम इधर से करते हैं तो ये कितना दूरी है, y/3, तो x का मान कितना होगा, y/3। y का मान अभी हम लोग निकाले हैं, तो ये हो जाएगा d4 माइनस d2/6। ठीक है, अब z का मान निकालते हैं। z यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी है, तो ये पूरा दूरी d2/2 है, तो फिर d2/2 का भी ये आधा हो जाएगा, यानी कि ये हाफ इंटू d2/2। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस d2 है जो एस्पिगॉट के अंदर में है, और उसका ये क्या हो गया, एक तो यहाँ से लेके यहाँ तक उसका आधा हुआ, अब फिर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक उसका भी आधा हो गया, यानी हाफ ऑफ d2/d2, यानी कि d2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ से अब हम लोग बेंडिंग मोमेंट की मान निकालेंगे, तो ये हो जाएगा p/2 इंटू d2/2 प्लस x का मान हो जाएगा d4 माइनस d2/6, और माइनस हो जाएगा p/2 इंटू z का मान है d2/4। ठीक है, तो यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट बराबर हो जाएगा p/2, दोनों में है कॉमन ले लेंगे, और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे d2/2 में से d2/4 को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा d2/4, अब प्लस हो जाएगा d4 माइनस d2/6। ये हो गया, हमको बेंडिंग मोमेंट निकल गया है ना। बेंडिंग इक्वेशन क्या होता है, M/I बराबर सिग्मा B/Y। तो बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है तो सिग्मा B बराबर क्या हो जाएगा, My/I। तो बेंडिंग मोमेंट निकाल लिए। अब यहाँ पर y का मान, तो ये y क्या है, न्यूट्रल एक्सिस से जो दूरी होगा, तो इस क्वार्टर का न्यूट्रल एक्सिस यहाँ से ये न्यूट्रल एक्सिस होगा यहाँ इसका, तो ये पूरा क्वार्टर का विड्थ जो है वो है b, तो न्यूट्रल एक्सिस से लेके टॉप फाइबर का दूरी क्या हो जाएगा, b/2 हो जाएगा, यानी y का मान क्या हो जाएगा, b/2 हो जाएगा। अब इस न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट जो है अच्छा, इसका अब हम लोग क्रॉस सेक्शन देखते हैं, यानी कि ये जो क्वार्टर का क्रॉस सेक्शन ये होगा जिसमें जो है इसका b विड्थ है और t क्या है, थिकनेस है। तो न्यूट्रल एक्सिस इसका यहाँ से पास कर रहा है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, तो जिस लेंथ को काटता है उसका q, यानी कि TBQ/12, ये हो जाएगा हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब इसी y का वैल्यू और I का वैल्यू को हम लोग यहाँ पर इस इक्वेशन में क्या करेंगे, यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस का जो इक्वेशन है इसमें हम लोग पुट करेंगे, तो फाइनली जो यहाँ पर आंसर आ जाएगा सिग्मा B का मान वो आ जाएगा p/2 इंटू
ये हो जाएगा D2/4 और प्लस D4-D2/6 और इंटू B/2 बाय ये तो मोमेंट हो गया, ये y हो गया, और I का मान जो है TBQ/12। तो ये हमको क्या हो गया यहाँ से, ये निकल गया सिग्मा बी का मान, बेंडिंग स्ट्रेस का मान। लेकिन जनरली इसका यूज हम लोग विड्थ निकालने के लिए करते हैं। तो फाइनली जो है यहाँ पर जब हम लोग यहाँ पर विड्थ निकालेंगे तो बी का मान जो होता है, ये फॉर्मूला अपना याद रख लीजिएगा, 3P/T इंटू सिग्मा बी और इंटू D2/4 प्लस D4-D2/6। ठीक है, ये जो है विड्थ ऑफ क्वार्टर का फॉर्मूला आ गया। जनरली इसका जब हम लोग डिजाइन करेंगे तो यही ये फॉर्मूला से भी चेक कर लेंगे विड्थ का मान। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि क्वार्टर जो है वो दो मोड में फेल करता है, एक शियर फेल्योर और दूसरा जो है बेंडिंग फेल्योर। लेकिन बेंडिंग फेल्योर तभी होगा जब ये क्वार्टर जो है उसके अंदर लूजली फिटेड होगा, तब बेंडिंग और शियर दोनों होगा। अगर नहीं, ये क्वार्टर अगर पूरा टाइटली फिट है सॉकेट और स्पिगोट के अंदर में, तो सिर्फ और सिर्फ इसका क्या होगा, शियर फेल्योर होगा। तो इस प्रकार से हम लोग जब भी डायमेंशन निकालेंगे क्वार्टर का, तो शियर फेल्योर से भी बी का मान निकालेंगे और बेंडिंग फेल्योर से भी यहाँ पर बी का मान निकालेंगे। दोनों में से जो ग्रेटर वैल्यू होगा उसी को हम लोग कंसीडर कर लेंगे अपने डिजाइन के लिए। तो इस प्रकार से क्वार्टर भी दो तरह से फेल करता है। तो ये था हमारा डिजाइन ऑफ क्वार्टर।